माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। एंड आई होप कि आप सब रेडी होंगे अब मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो गाइस, पहले की वीडियो में हमने यूनिट 2 का कवर कर लिया था यूनिट 2 का दो टॉपिक कवर कर लिया था। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा था और दूसरे में हमने देखा था कालिदासा के बैकग्राउंड को। ठीक है, कालिदासा के बैकग्राउंड को देख लिया था। आज हम इसके अंदर आज हम जो पार्ट 2 बना रहे हैं, इसके अंदर हम अगेन जो है नेक्स्ट के कुछ टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। मैं आपको ये चीज बता देती हूँ कि मैं जो भी आपको यहाँ पे पढ़ाती हूँ वो सारी चीजें मैं अपने नोट से पढ़ाती हूँ आपको। वो मेरे हैंड रिटन नोट्स होते हैं। अगर आपको मैं दिखाऊं, दीज आर माई हैंड रिटन नोट्स जिससे मैं आपको पढ़ाती हूँ। ठीक है, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, इनसे मैं आपको पढ़ाती हूँ। और जो भी चीजें आपको लगे, जो भी चीजें मैं यहाँ पे करवाती हूँ, वो क्योंकि मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं तो वो इजी लैंग्वेज में होते हैं, जो आपको समझ आ जाएंगे और लर्न हो जाएंगे। तो जो भी चीजें मैं यहाँ पे आपको समझाती हूँ या जो भी चीज मैं आपको बोर्ड पे लिख के बताती हूँ, वो सारी चीजें आप एक बार अपनी जो रफ नोटबुक है या कोई भी नोटबुक है उसमें आप जरूर लिखना। वो आपके एग्जाम के टाइम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। चलिए, तो आज हम कवर करने वाले हैं कालिदासा लिटरेरी बैकग्राउंड। आज हम कवर करने वाले हैं कालिदासा लिटरेरी बैकग्राउंड प्लस इसके वर्क्स को हम डिस्कस करने वाले हैं कि इन्होंने क्या क्या वर्क्स लिखे थे, क्या क्या इन्होंने राइटिंग्स लिखी थी, कितने पोएम्स और क्या एपिक्स इन्होंने लिखी थी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी टॉक अबाउट कालिदासा's लिटरेरी बैकग्राउंड, तो कालिदासा वाज अ ग्रेट संस्कृत पोएट, प्ले राइट एंड राइटर। कालिदासा एक प्लेराइट ग्रेट प्लेराइट, ग्रेट पोएट और राइटर रह चुके हैं। ओके, तो क्या लिखा है? कालिदासा was a great Sanskrit poet, playwright and writer. His writings shows that he had deep knowledge of philosophy, deep knowledge of philosophy, aesthetic and Sanskrit grammar. तो हमें इनकी राइटिंग से, जो ये लिखते हैं, उससे क्या पता चलता है कि इनको काफी ज्यादा नॉलेज है फिलॉसफी, एस्थेटिक और संस्कृत ग्रामर के बारे में। क्या क्या पढ़ा हमने? कि कालिदासा एक प्लेराइट है, एक बहुत ही फेमस प्लेराइट है, पोएट है, राइटर है। साथ ही साथ जो भी वो अपनी राइटिंग्स लिखते हैं उससे हमें ये पता चलता है कि जो कालिदासा है उनको काफी अच्छी नॉलेज है फिलॉसफी, एस्थेटिक और संस्कृत ग्रामर की। ओके, he was mainly inspired by old epics like the Ramayana and Mahabharata। ये हमने देखा था, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि जो कालिदासा है वो इंस्पायर होते थे पुराने एपिक्स से, जैसे कि महाभारत हो गए, रामायणा हो गए। तो ये ज्यादातर जो अपनी राइटिंग्स लिखते थे वो किससे इंस्पायर होके लिखते थे? एपिक्स से इंस्पायर होके लिखते थे, जो जैसे कि महाभारत हो गई और रामायण हो गई। तो इन बड़े बड़े एपिक्स से वो इंस्पायर होके अपनी राइटिंग्स लिखते हैं। ही टुक स्टोरीज फ्रॉम देम, उनमें से वो स्टोरीज लेते हैं छोटी छोटी, और फिर उसके बाद खुद के आइडियाज से वो एक एक नई चीज क्रिएट करते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने? कि जो है वो महाभारता और बड़ी बड़ी एपिक्स जैसे रामायणा हो गई, महाभारता हो गई, उनमें से वो छोटी छोटी स्टोरीज लेते हैं और उससे वो खुद के आइडिया से कुछ नया क्रिएट करते हैं, कुछ नया लिखते हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा, मैंने लिखा नहीं है इसमें, बट यू हैव टू नोट दिस पॉइंट कि he took stories he took stories from them and created new poems and plays in his own unique way। वो अपने
अलग तरीके से, यूनिक तरीके से अपनी खुद की प्लेज़ लिखता था, अपनी खुद की स्टोरीज़ लिखता था। कहाँ से इंस्पायर होके? महाभारता और रामायण से इंस्पायर होके वहाँ से छोटी-छोटी स्टोरीज़ उठा कर के, ठीक है? कालिदासा वाज़ बिकॉज़ ऑफ हिज़ डीप थिंकिंग, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गहराई से सोचता था, डीप थिंकिंग, बहुत ही ज़्यादा गहराई से सोचता था। एंड ब्यूटीफुल राइटिंग्स, कालिदासा इज़ काउंटेड अमंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएट्स ऑफ क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर अलोंग विद राइटर्स लाइक भासा, कविपुत्र एंड बना। यानी कि क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सोच विचार करके अपनी जो भी राइटिंग्स होती थी, उनके अंदर बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज होता था उनको हर चीज़ का, तो वो उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा डीप सोच करके उसके अंदर वो अपनी जो है पोएम्स लिखते थे। इसी वजह से उनको बाकी पोएट्स के साथ-साथ जो बड़े-बड़े पोएट्स रह चुके हैं, जैसे कि भासा हो गए, कविपुत्रा हो गए, भासा हो गए, कविपुत्र हो गए एंड बना हो गए। इनके साथ-साथ इनको भी एक बहुत ही अच्छे राइटर का जो है दिया गया था टाइटल कि ये भी एक बहुत ही अच्छे संस्कृत एक बहुत ही अच्छे पोएट है ऑफ क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर। ठीक है? तो हमने इसमें क्या-क्या पढ़ा कि कालिदासा जो है एक बहुत ही फेमस प्लेराइट है, पोएट है, प्लस राइटर है। साथ के साथ हमने ये देखा कि इनकी राइटिंग से हमें ये पता चलता है इनको काफ़ी ज़्यादा डीप नॉलेज था फिलॉसफी, एस्थेटिक एंड संस्कृत ग्रामर के बारे में। साथ के साथ हमने ये भी देखा क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा नहीं इसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट ये देखा था कि जो है ये महाभारत जैसी बड़े-बड़े एपिक्स जैसे महाभारत हो गए, रामायण हो गए, उन सारे एपिक्स से जो है ये छोटी-छोटी स्टोरीज़ होते लेते थे, उनसे इंस्पायर होके उनमें से छोटी-छोटी स्टोरीज़ ले निकाल कर के अपने यूनिक वे में जो है अपने प्ले के अंदर जो है वो अपने यूनिक वे में चीज़ें लिखते थे, अपना प्ले यूनिक तरीके से लिखते थे। कहाँ से इंस्पायर होके? बड़ी-बड़ी एपिक्स से इंस्पायर होके। उसके बाद हमने देखा कि क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डीप थिंकिंग करते थे, हर चीज़ों को बहुत गहराई से सोचते थे, बहुत अच्छी तरीके से प्लेज़ लिखते थे, डीप थिंकिंग करके इसी वजह से उनका नाम बड़े-बड़े प्लेराइट्स के साथ जुड़ने लग गया जैसे कि भासा हो गए, कविपुत्रा हो गए, बना हो गए। ये सब क्योंकि बहुत ही बड़े-बड़े प्लेराइट्स हैं, इसी वजह से इनका भी नाम एक इस प्ले लिस्ट में सॉरी इस अ, इनके साथ-साथ आने लग गया कि वो भी एक बहुत ही अच्छे प्लेराइट हैं। नॉट प्लेलिस्ट आई एम सॉरी अ, वो एक बहुत ही बड़े प्लेराइट हैं। ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं इसके जो कि है कालिदासा एंड हिज वर्क। गाइस मैं ये एक बारी आपको बता देती हूँ कि अपने साथ-साथ अपने जो बुक है वो भी रखे रहिएगा क्योंकि मैं बुक्स के टॉपिक को ही पढ़ाती हूँ, लेकिन जो लैंग्वेज होती है वो मेरी होती है, जो टॉपिक्स होते हैं वो बुक्स के ही होते हैं। ठीक है? तो बुक भी खोल के रखिएगा अपने साथ-साथ और अगेन मैं ये चीज़ बोलूँगी जो भी चीज़ मैं यहाँ पे लिख रही हूँ या वर्चुअली मैं आपको बोल करके बता रही हूँ, वो सारी चीज़ें अपनी नोटबुक में नोट करते चलिएगा। ये आपको एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है कालिदासा एंड हिज वर्क। कालिदासा एंड हिज वर्क। कालिदासा एंड हिज वर्क कालिदासा के बारे में हम जान चुके हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ हिज फेमस वर्क्स। कालिदासा के बारे में हम शुरू से पढ़ते हुए आए हैं, ठीक है? तो कालिदासा के बारे में तो हम जान चुके हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ हिज फेमस वर्क्स। उन्होंने टोटल 7 मेजर वर्क्स लिखे हैं। 7 मेजर वर्क्स लिखे हैं। ये याद रखिएगा और इसे एक कॉपी में नोट कर लेना कि कालिदासा ने 7 मेजर वर्क्स लिखे थे जिसमें से 3 लिरिकल पोयम थी, 3 लिरिकल पोयम थी, 3 प्लेस थे और एक एपिक थी। ठीक है? उन्होंने 7 मेजर वर्क्स लिखे थे जिसमें से 3 लिरिकल पोयम थी, 3 प्लेस थी और एक एपिक था। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद हिज पोएम्स। जो उन्होंने पोएम्स लिखी हैं उनसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है? सबसे पहली है ऋतु संहारा। सबसे पहली है ऋतु संहारा। लिखते चलिएगा ये चीज।
क्योंकि ये जो है आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस में पूछ दिया जाता है कि कालिदासा के बारे में बताओ, तो उसके अंदर ये पॉइंट्स भी आएँगे क्योंकि हम कालिदासा के बारे में कितनी चीज़ें जान सकते हैं, ठीक है? तो इसीलिए हम उसके अंदर उनके प्लेस के बारे में भी लिखेंगे कि उनकी कौन-कौन सी प्लेस थी, उन प्लेस में किस चीज़ के बारे में लिखा था या कौन-सी पोएम थी, वो पोएम किन चीज़ के ऊपर बेस्ड था, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें लिखते हुए चलिएगा। तो सबसे पहले है ऋतु संहारा। ऋतु संहारा जो है, दिस पोएम ब्यूटीफुली डिस्क्राइब्स द 6 सीजन्स। 6 सीजन्स को ये डिस्क्राइब करता है। 6 सीजन्स को ये डिस्क्राइब करता है। ठीक है? इसके बारे में थोड़ी देर में, ये अभी शॉर्ट में हम कर रहे हैं, थोड़ी देर में इसके बारे में भी थोड़ा लॉन्ग लॉन्ग करके हम समझेंगे, इसके बारे में थोड़ा डीप, इतना डीप में नहीं बट थोड़ा डीप में जाके हम समझेंगे इस चीज़ के बारे में कि ये 6 सीज़न कौन-कौन से थे और क्या डिस्क्राइब किया गया था, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो ऋतु संहारा जो थी, उसके अंदर इन्होंने 6 सीज़न्स को डिस्क्राइब किया था। नेक्स्ट है, और ये जो है उनका अर्ली वर्क माना जाता था। ये उनका एक अर्ली वर्क माना जाता था। नेक्स्ट है मेघदूतम। मेघ नेक्स्ट है मेघदूतम। मेघदूतम जो है, ये दिस इज अ वेरी इमोशनल पोएम इन व्हिच अ यक्षा सेंड्स अ मैसेज टू हिज वाइफ थ्रू अ क्लाउड। एक यक्षा है जो अपनी वाइफ को एक मैसेज भेजते हैं क्लाउड के थ्रू। ये एक काफी ज्यादा इमोशनल स्टोरी है। यक्ष मतलब कि जो दिव्य प्राणी होते हैं, जो हम बोल सकते हैं जो स्वर्ग के प्राणी होते हैं, जो ऊपर भगवान जैसे जो होते हैं, ठीक है? तो ये एक यक्ष की स्टोरी है, बहुत ही इमोशनल स्टोरी है जिसमें यक्ष जो है मैसेज सेंड करता है अपनी वाइफ को थ्रू अ क्लाउड। यक्ष सेंड्स मैसेज टू हिज वाइफ थ्रू क्लाउड। ठीक है? नेक्स्ट इनका जो है, नेक्स्ट इनकी जो पोयम है वो है कुमार संभवम। कुमार संभवम। ये जो कुमार संभवम है, इसमें जो है रघुवंश के राजाओं की कहानियों को कवि ने लिखा है। जो कवि है इसके अंदर, जो कालिदासा है, इन्होंने इसके अंदर जो है राजाओं की, सॉरी, रघुवंश के राजाओं की कहानियों को लिखा है। ठीक है? रघुवंश के राजाओं की कहानी। ये जो कुमार संभवम है पोयम, ये जो है रघुवंश के राजाओं की कहानी है, जो कि इन्होंने लिखी है, कालिदासा ने लिखी है। ठीक है? तो हमने ये चीज देख लिया कि कालिदासा के जो फेमस वर्क्स थे वो क्या-क्या थे, और किस तरीके से वो लिखते थे, कौन-कौन सी चीज़ें उन्होंने लिखी थी। तो सबसे पहले हमने इसमें देखा, गाइस मैं सारे टॉपिक्स के बाद, समझाने के बाद उनका एक छोटा-सा सम अप दे दिया करूँगी। रोज़ देती हूँ मैं, तो एक छोटा-सा सम अप दूँगी मैं कि हमने उस टॉपिक में क्या पढ़ा। जैसे हमने पहले वाले टॉपिक का समरी देखा, अब इस वाले टॉपिक का एक समरी मैं बताती हूँ आपको। इसमें हमने ये देखा कि कालिदासा एंड हिज वर्क में हमने देखा कि वो जो है, उन्होंने जो है 7 मेजर वर्क्स लिखे थे। ठीक है? उनमें से 3 जो है उनकी लिरिकल पोएम थी, 1 उनकी एपिक थी और 3 उनके प्लेस थे। अगर हम सबसे पहले इनकी बात करें पोएम्स में, तो इन्होंने जो है कुछ पोएम्स, जो इन्होंने जो 3 पोएम्स लिखी थी, पहली थी ऋतु संहारा, जो कि बेस थी, जिसके अंदर जो कालिदासा है उन्होंने 6 सीजन्स को डिस्क्राइब किया था। उसके बाद हम मेघदूतम देखते हैं, जो मेघदूतम इन्होंने लिखा है, उसमें यक्ष है जो मैसेज भेजते हैं एक क्लाउड के थ्रू अपनी वाइफ को। एक्चुअली इनको कर्स मिल जाता है, ठीक है? तो उसके बाद हमने देखा कुमार संभवम। कुमार संभवम जो है वो रघुवंश के राजाओं की कहानियों की, मतलब रघुवंश के राजाओं की कहानी इसमें दिखाई गई है। ठीक है? जो ये है, जो कवि है इसके अंदर, इन्होंने रघुवंश के राजाओं की कहानी इसमें बताई है। ठीक है? तो ये हो गया हमारा कालिदासा एंड हिज वर्क। अब थोड़ा बहुत
जो है कालिदासा वर Kalidasa की writings were not just simple stories, they had a perfect balance of emotion, imagination, um, reality. वो अपने कैरेक्टर्स को जिंदा बना देते थे, जैसे वो हम जैसे ही हो। अब देखो, जो ये कालिदासा राइटिंग्स लिखते थे अपने, ठीक है, उनके अंदर जो वो कैरेक्टर्स लिखते थे, वो ऐसे कैरेक्टर्स बना के लिखते थे जैसे कि वो एक रियल कैरेक्टर हो, जैसे हम जैसे लोग हो उनके अंदर। ठीक है, समझ आई बात? तो इसीलिए उनके जो राइटिंग, उनके जो वर्क्स होते थे, राइटिंग्स नहीं, उनके जो वर्क्स होते थे, हम ये बोल सकते हैं कि उनके वर्क्स जो है काफी ज्यादा अच्छे थे। क्यों? क्योंकि वो काफी अच्छा बैलेंस करके रखता था किस किस चीज के बीच में, इमोशंस, इमोशंस, imaginations and reality, imaginations and reality, इन सब के बीच में वो काफी अच्छा बैलेंस बना करके रखते थे। इसी वजह से उनकी जो राइटिंग्स थी वो काफी ज्यादा अच्छी मानी जाती थी। ठीक है, अब हम जो हमने इनकी जो पोएम्स देखी थी उनके बारे में एक बार थोड़ा सा हम और ज्यादा जान लेते हैं कि उनकी पोएम्स के अंदर क्या क्या चीजें थी। तो सबसे पहले हमने देखा था ऋतु संहारन। ऋतु संहारन जो थी उसके अंदर कालिदास की एक अर्ली पोएम है। जो ऋतु संहारन है, ये कालिदास की अर्ली पोएम थी। ठीक है, और इसकी इसमें जो है उन्होंने सीजन्स को डिस्क्राइब किया था। सीजन, ऋतु, ऋतु को सीजन बोला जाता है। ठीक है, उन्होंने सीजन्स को डिस्क्राइब किया था। कौन कौन से सीजन्स? समर, विंटर, मॉनसून। इनके समर, विंटर, मॉनसून, इनके बारे में उन्होंने उसमें जो है लिखा था, डिस्क्राइब किया था, बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया था। जैसे समर, विंटर, मॉनसून। ठीक है, और कैसे ये सीजन्स नेचर और एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं, ये पोएम दिखाती है कि कालिदासा का आर्ट उस टाइम डेवलप हो रहा था। अब देखो क्या बोला गया है इसमें कि जो कालिदासा है उन्होंने जो ऋतु संहारन लिखी है, ऋतु संहारन एक पोएम है, इनकी अर्ली पोएम है, जिसके अंदर इन्होंने सीजन्स को डिस्क्राइब किया है, काफी ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है। इसमें सिर्फ सीजन्स को डिस्क्राइब ही नहीं किया, बल्कि इसमें ये भी बताया गया है कि समर, विंटर, मॉनसून ये किस तरीके से जो है हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट भी कर देती है। सिर्फ यही नहीं, उनके पॉजिटिव ही नहीं, बल्कि उनके ये भी चीज बताई गई है कि वो किस तरीके से हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे नेचर को अफेक्ट भी करता है। ठीक है, तो ये ऋतु संहारन के अंदर इन्होंने बताया था। नेक्स्ट जो हमने बाद में उन्होंने लिखा, मेघदूतम। बाद में उन्होंने क्या लिखा? मेघदूतम। इन्होंने बाद में लिखा मेघदूतम, जो उनकी सबसे फेमस और मैच्योर पोयम मानी जाती है। इसको बहुत ही फेमस और मैच्योर पोयम माना जाता है। इट इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी फेमस एंड मैच्योर पोयम। इसको काफी फेमस और मैच्योर पोयम कंसिडर किया गया है। ठीक है, ये एक मैसेंजर पोयम है। ये क्या है? ये एक मैसेंजर पोयम है, जिसमें मैसेंजर पोयम है। बताया था ना मैंने मैसेंजर पोयम क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो है मैसेज, वो एक क्लाउड के थ्रू कौन भेजता है? यक्ष भेजता है। यक्ष भेजता है एक क्लाउड के थ्रू अपनी वाइफ को मैसेज, इसीलिए ये एक मैसेंजर पोयम है। ओके, जिसमें एक यक्ष, यक्ष जो कि स्वर्ग का प्राणी होता है, यक्ष जो कि स्वर्ग का प्राणी होता है, स्वर्ग का प्राणी होता है, यक्ष जो कि एक स्वर्ग का प्राणी होता है, उसको उसके लॉर्ड कुबेरा ही कर्ज देते हैं, क्योंकि उसने अपनी ड्यूटी में नेग्लेक्ट किया। क्यों? क्योंकि उसने अपनी ड्यूटी में क्या किया था? नेग्लेक्ट किया था। मतलब कि वो ड्यूटी जो है वो नहीं करते थे ठीक से, और अपनी ही जो है बातों में खोए रहते थे। ठीक है, और इनकी ज्यादातर जो पोएम्स है ना, उनमें हम कर्ज ही देखते हैं कि लोगों को श्राप ही मिला है ज्यादातर। ठीक है, एंड
उस यक्ष ने एक क्लाउड से रिक्वेस्ट किया कि वो उसका मैसेज उसकी वाइफ तक पहुंचाए, इसलिए पोयम का नाम है क्या? द क्लाउड मैसेंजर, मेघदूतम। उन्होंने रिक्वेस्ट किया एक क्लाउड से कि वो अपना उनका जो मैसेज है, वो उनकी वाइफ तक पहुंचा दे, इसीलिए इसी वजह से जो ये पोयम है इसका नाम है द मैसेंजर, द नाम है द क्लाउड मैसेंजर। ठीक है, इसी वजह से इस पोएम का नाम क्या है? द क्लाउड मैसेंजर, मेघदूतम। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? कालिदासा के नाम में अक्सर ड्यूटी और डिजायर को क्लैश दिखाई देता है। ये एक बारी नोट कर लो, देख लेते हैं एक बार और। हमने क्या देखा कि जो कालिदासा है, उनके जो वर्क्स है, उनके अंदर वो बहुत ही अच्छी तरीके से इमोशंस, इमेजिनेशंस और रियलिटी को क्या करके चलता है? बैलेंस करके चलता है बहुत अच्छे से। और इसी वजह से उनकी जो राइटिंग्स है, या हम बोले उनके जो वर्क्स है, वो बहुत ही ज्यादा अच्छे रहते हैं। उन्होंने कुछ पोएम्स लिखी थी, ठीक है, 3 पोएम्स लिखी थी, जिसमें से एक पोएम है ऋतु संहारन। ऋतु संहारन उनकी ये माना जाता है कि वो एक अर्ली पोएम है, ठीक है। उन्होंने ऋतु के ऊपर यानी कि सीजन्स के ऊपर ये पोएम बनाई थी, उनको डिस्क्राइब किया था, इवन ये भी बताया था कि उन सीजन्स की वजह से क्या हमारे नेचर पे और क्या हमारे एनवायरनमेंट पे इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद मेघदूतम। मेघदूतम में हमने देखा क्या? मेघदूतम में हमने देखा कि ये एक इसको इट इज कंसीडर्ड टू बी वेरी फेमस एंड मेच्योर पोयम। ठीक है, इसको एक बहुत ही फेमस और मैच्योर पोयम माना गया है। ये एक क्या है? ये एक मैसेंजर पोयम है। इसके अंदर यक्ष है जो कि स्वर्ग के प्राणी हैं। इनको जो है कर्ज मिलता है, इन्हीं के कर्ज कौन देते हैं? कर्ज जो है इन्हीं के लॉर्ड जो है कुबेर इनको कर्ज दे देते हैं। और इसी वजह से वो क्या करते हैं? अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को मैसेज भेजने के लिए एक क्लाउड का यूज करते हैं। इसी वजह से इस पोएम का नाम उन्होंने लिखा रखा द क्लाउड मैसेंजर, द क्लाउड मैसेंजर, मेघदूतम। ओके। कालिदासा के काम में अक्सर ड्यूटी और डिजायर के बीच में क्लैश दिखाया जाता है। जितनी भी हम कालिदासा के वर्क्स देखेंगे, उसके अंदर हमें ड्यूटी और डिजायर्स के बीच में क्लैश दिखाया जाएगा। ज्यादातर जितनी भी हमने मेघदूतम देखी, उसमें भी कर्ज मिला था। क्यों? क्योंकि वो अपना काम नेग्लेक्ट करता था अपने काम से, ठीक है, इसीलिए उसको कर्ज दे दिया था। चलो, तो ये डिजायर डिजायर और ड्यूटी, इन दोनों के बीच का क्या दिखाता है? क्लैश दिखाता है इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में क्लैश दिखाता है। एंड आई थिंक एक बार चेक कर लेती हूँ मैं, ग्रीन मार्कर विजिबल है या नहीं है। या इट इज विजिबल। ओके। तो ये जो डिजायर एंड ड्यूटी है, तो इनके जो वर्क्स हैं, इनके वर्क्स में हम ज्यादातर देखते हैं डिजायर और ड्यूटी के बीच में क्लैश। जब कैरेक्टर इमोशंस में बह जाते हैं, तो वो अपनी ड्यूटी भूल जाते हैं, ठीक है। जब वो अपने इमोशंस में बह जाते हैं, यानी कि जब वो बहुत ही ज्यादा इमोशन हो जाते हैं, इमोशन उनके अंदर बहुत ही ज्यादा इमोशन में वो बह जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? वो अपनी ड्यूटीज को भूल जाते हैं, अपनी ड्यूटी नेग्लेक्ट कर देते हैं, अपनी ड्यूटीज को भूल जाते हैं। जैसे 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 विक्रम उर्वश्यम में हम देखते हैं कि इस प्ले में उर्वशी को कर्ज मिलता है, क्योंकि वो किंग के लिए इंटेंस लव में अपनी ड्यूटीज भूल जाती है। इसके अंदर हम देखते हैं कि उर्वशी को कर्ज मिलता है, क्यों? क्योंकि वो एक किंग के प्यार में, इंटेंस लव में अपना जो ड्यूटी है वो भूल जाती है,
ठीक है? इसी वजह से उसको जो है कर्स मिलता है। इसी तरीके से हमने मेघदूतम में भी देखा था, मेघदूतम में यक्ष को भी इसी वजह से कर्स मिलता है क्योंकि वो अपनी ड्यूटी नेग्लेक्ट कर देता है, ठीक है? एंड अभी जनाना शकुंतला में भी जो शकुंतला है, वो भी एक कर्स का शिकार होती हैं। कर्स क्या होता है? कर्स क्या होता है? श्राप। कर्स मतलब कि श्राप, ठीक है? श्राप मिलना। तो अभय जनाना शकुंतला में भी हम क्या देखते हैं कि जो शकुंतला है उसको भी कर्स मिलता है। तो कालिदास की स्टोरी में कर्स का यूज एक वार्निंग की तरह होता है। इन सब से हमने क्या सीखा? इन सब के अंदर जो है कर्स था। हर किसी को इसके अंदर एक-एक कैरेक्टर है जिसको कर्स मिलता है क्योंकि वो अपनी ड्यूटीज नेग्लेक्ट कर देता है, अपनी ड्यूटीज भूल जाता है अपने किसकी वजह से? अपने डिज़ायर की वजह से, अपनी डिज़ायर की वजह से अपनी ड्यूटीज़ भूल जाता है। यही इसी चीज़ का मतलब है डिज़ायर एंड ड्यूटी के बीच में क्लैश। कभी-कभी जो हमारा अ, एग्ज़ाम है उसके अंदर क्वेश्चन आ जाता है कि आप बताओ कि डिज़ायर और ड्यूटी के बीच में क्लैश क्यों था? कालिदास की जो प्ले है उसके अंदर ड्यूटी और डिज़ायर के बीच में क्लैश इसका मतलब क्या है? ठीक है? तो इसके अंदर हमें यही सारे आंसर्स लिखने हैं कि वो जो कालिदासा है अपने पोएम्स में यही चीज़ ज़्यादा दिखाते हैं कि एक ना एक कैरेक्टर होता है जिसको कर्स मिलता है क्योंकि वो अपनी ड्यूटी को नेग्लेक्ट कर देता है अपने डिज़ायर की वजह से। ड्यूटी मतलब कि अपना काम और डिज़ायर मतलब कि अपना शौक, अ, अपना जो बोल डिज़ायर का मतलब होता है हमारा क्या डिज़ायर है, हमारा क्या अ, मतलब हमें क्या चीज़ पसंद है, जो हमें पसंद है उसके चक्कर में हम जो है ड्यूटी भूल जाते हैं। जैसे कि हमने विक्रम उर्वश्यम का एग्ज़ाम्पल इसमें दिया था कि जो उर्वशी है इसके अंदर इसको कर्स मिलता है। क्यों? क्योंकि ये किंग के साथ इंटेंस लव में अपनी जो ड्यूटी है वो भूल जाती है। इसी तरीके से हमने एक मेघदूतम देखा था, उसके अंदर भी जो यक्ष है वो भी अपनी ड्यूटी नेग्लेक्ट कर देता है और उसी वजह से उसको भी कर्स मिलता है जिसकी वजह से उसको जो मैसेज है वो अपनी वाइफ तक एक क्लाउड के थ्रू पहुंचाना पड़ता है, ठीक है? अभी जनाना शकुंतला में भी जो शकुंतला होती है उसको भी कर्स का वो भी कर्स का जो है शिकार बन जाती है, ठीक है? तो कालिदास की इन सारी चीजों से हमने क्या देखा? इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर एक पेज में नोट कर लो, एक कॉपी में नोट कर लो। चलो। तो हमने इन सब से क्या चीज़ देखा? हमने इन सब से ये सीखा कि जो कालिदासा की राइटिंग्स हैं, कालिदासा की जितनी राइटिंग्स हैं, उसके अंदर कर्स जो है एक वार्निंग की तरह कर्स जो है एक वार्निंग की तरह दिखाया गया है कि जब भी अ, जब भी कोई ड्यूटी से भटक जाता है और सिर्फ इमोशंस को फॉलो करता है तो उसे कर्ज मिलता है। जब भी कोई इमोशंस को फॉलो करने लग जाता है और अपने काम से भटक जाता है तो उसको कर्ज का शिकार बनना ही पड़ता है। ठीक है? ओके। तो अब नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे एक कि एपिक और ड्रामा में क्या डिफरेंस होता है और कैसे महाभारत की शकुंतला स्टोरी और कालिदास की शकुंतला प्ले जो है वो एक दूसरे से सेम है या डिफरेंट है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे और ये सारी चीजें हम जानेंगे अपनी नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए तो गाइज आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरा जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत अच्छे से समझ आया होगा और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ आया, अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अ, बहुत अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ रहा है या नहीं। अगर आपको चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है या मेरे एक्सप्लेनेशन में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो मेरे को आप वो लिख करके ज़रूर बताना, वो मैं ठीक करूँगी। एंड मेरी वीडियो पे लाइक करना मत भूलना एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना गाइस। एंड तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।